अस्सलाम वालेकुम। हैदरवाइज चैनल में आप सबको खुश आमदेद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी राज का छठा हिस्सा। पुरस्रार पेपर वेट की गुमशुदगी, पैगाम की चिट का बरामद होना, फिर हैरत अंगेज तौर पर जलकर राख हो जाना, ये सारी बातें मुझे पागल करने के लिए काफ़ी थी। हालात के पेश नज़र अब ये बात भी साबित हो गई कि फाखरा के नाम से आवाज़ की नकल करने वाली शख्सियत कोई और थी। अमित मेहता की मुलाजमत से बरतरफी और मिस मनवाला के साथ दोस्ती का मशवरा भी किसी ख़ास मकसद के तहत दिया गया था। गुज़श्ता रात वालिदा ने बेगम नफीस के घर से वापसी पर बताया कि फाखरा को बुखार बहुत तेज़ था। शायद मुलाजिम को इस बात का मौका नहीं मिला कि फाखरा को मेरी फ़ोन कॉल की बात बता सकता। बहरहाल मैं इसी वक्त दफ्तर में बैठा इन्हीं बातों पर गौर कर रहा था जब मेरी लेडी सेक्रेटरी मनवाला अंदर दाखिल हुई। वो एक ज़रूरी फ़ाइल पर दस्तखत करवाने आई थी। मैं उसे रोज़ देखता था, लेकिन उस वक्त मैंने उसे बड़ी गौर से देखा। वो दरमियाना कद, खिलती हुई रंगत और गदास जिस्म की मालिक थी। उसके चेहरे के नक्श किसी भी अजनबी को अपनी तरफ खींचने की भरपूर सलाहियत रखते थे। वो वालिद साहब के ज़माने से मुलाजिम थी, लेकिन अभी तक दफ्तर में उसका कोई स्कैंडल नहीं मशहूर हुआ था। वो मिलनसार होने के बावजूद दूसरों को हद से आगे बढ़ने का मौका नहीं देती थी। काफ़ी पुरएतमाद थी। दफ्तर की हद में उसकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी थी। बाहर वो क्या करती थी, कहाँ रहती थी, क्या मशागिल थे, इस बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था और मुझे ये मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। क्या बात है सर? उसने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर दबी ज़ुबान में पूछा। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने संभल कर जवाब दिया, जी नहीं, तशरीफ़ रखिए। फिर यूं ही फाइल के वर्क उलटने पलटने लगा। सर, मनवाला ने कुर्सी पर बैठते हुए कुछ देर बाद कहा, मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा, हो सकता है। मैंने जल्दी से फाइल पर दस्तखत किए। फिर मैंने कहा, रात को हो सकता है देर तक जागने की वजह से ऐसा हो। मैं कॉफ़ी तैयार करके भेजूं? उसने एक मुखलिस मातहत की हैसियत से मुझसे पूछा। वो फाइल उठाकर जाने के लिए पर तोल रही थी। मैंने उसे हाथ के इशारे से बैठने को कहा। हम एक साथ कॉफ़ी पियेंगे। मुझे आपसे दफ्तर के सिलसिले में कुछ बातें करनी है। मैंने जुमला पूरा करके मुलाजिम को बुलाया और कॉफ़ी लाने की हिदायत की। वो चला गया तो मैंने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए पूछा, मिस्टर अमित मेहता के बारे में आपकी क्या राय है? उसने पूछा, किस सिलसिले में सर? आप मिस्टर अमित के बारे में क्या जानना चाहते हैं? मैंने फ़ौरन कहा, शायद कुछ नहीं। शायद लाशोरी तौर पर मैंने फाखरा की आवाज़ में की जाने वाली कॉल पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया था, वरना किसी एक वर्कर से किसी दूसरे वर्कर के बारे में पूछना मेरे असूल के ख़िलाफ़ था। मैं हर शख्स की ज़ाती कारकर्दगी के मेयार से उसको परखने का आदी था, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था जिसकी वापसी नामुमकिन थी। मैंने फौरी तौर पर यही फ़ैसला किया कि फाखरा की आवाज़ में जो मशवरा दिया गया है उन पर अमल करके सही रुख और सिमत का अंदाज़ा लगाने में कोई हर्ज नहीं है। हालात साजगार और मुवाफिक ना होने की सूरत में वापसी भी हो सकती है। मैंने कुछ सोच कर कहा, 1 मिनट। आप चूँकि मेरी पर्सनल लेडी सेक्रेटरी हैं, इसलिए मैं आप पर एतमाद करता हूँ, लेकिन मैं क्या उम्मीद रखूँ कि इस दौरान जो हमारे दरमियान गुफ्तगू होगी वो टॉप कॉन्फिडेंशियल रह सकेगी। सर, मैं आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं लगने दूंगी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मिस्टर अमित मेहता हमारे पुराने वर्कर हैं। मैंने एक लंबी सांस लेकर कहा, मुझे उनकी कारकर्दगी से कोई शिकायत नहीं, मैं उनको काबिल एतबार समझता हूँ। लेकिन मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया और उसे देखने लगा। लेकिन क्या सर? मैं उस सीट पर किसी और शख्स को मुलाजिम रखना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। ऐसी सूरत में मिस्टर अमित को किसी दूसरे सेक्शन में ट्रांसफ़र? नो, मैंने तेज़ी से फैसला कुन लहजे में कहा। मैं मिस्टर अमित को किसी तरह बाइज़्ज़त तौर पर मुलाजमत से फारिग करना चाहता हूँ। आई सी। मेरा जवाब सुनकर वो हक्का बक्का हो गई। उसके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात इस बात की अक्कासी कर रहे थे कि उसे मेरे फैसले पर हैरत हुई है। उसकी जगह अगर मैं होता तो मुझे भी यही कैफियत होती। कॉफ़ी की ट्राली आ जाने के बाद गुफ्तगू का रुख बदल गया। मनवाला कॉफ़ी बनाने लगी। मैं उसकी हरकतों का जायज़ा ले रहा था। फाखरा वाली फ़ोन कॉल पर अमल करने के लिए ज़रूरी था कि मैं हर कदम फूंक फूंक कर उठाऊं। एक छोटी सी गलती बड़ी साबित हो सकती थी। मेरे जहन की स्क्रीन पर सिगार बक्स से निकलने वाली चिट पर दर्ज पैगाम उभरने लगा।
मिस मनवाला ने काफ़ी तैयार करके मेरे सामने कप रखा तो मैंने संजीदगी से बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मिस्टर अमित की मुलाजमत से सबकदोशी के सिलसिले में आप कोई ऐसा मुनासिब मशवरा दें कि मेरा मकसद भी पूरा हो जाए और अमित मेहता की कारकर्दगी कोई धचका भी ना लगे। उसने बड़ी साफगोई से कहा, मुझे सोचना पड़ेगा। मैं आपके फैसले की मुखालफत की गुस्ताखी नहीं कर सकती, लेकिन मेरा ख्याल है कि मिस्टर अमित के जाने से जो कमी होगी। मैंने उसका जुमला काट कर कहा, मैं आपके ख्याल से मुत्तफिक हूँ। तो फिर वो चौंक कर कहने लगी, मैंने आपको जो काम सौंपा है वो बहुत से पहलुओं पर गौर करने के बाद ही कहा है। उसने कसमसा कर जवाब दिया, थैंक्स सर। फिर काफ़ी पीने लगी। मिस मनवाला, मैंने मौजू बदलने की खातिर बेतकल्लुफ़ी से कहा, क्या मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ? उसने मेरी तरफ देखा। गालिबन उसे मुझसे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। मेरी यादाश्त अगर गलत नहीं तो आज आपकी हैप्पी बर्थडे है। मैं चौंक के उसकी पर्सनल फाइल देख चुका था, इसलिए मैंने मुस्कुरा कर कहा, आई विश यू। शुक्रिया सर, उसने जवाब में कहा। आपको मेरी सलगिला का ख्याल कैसे आ गया? मैंने शौक़ी से कहा, शायद इसलिए कि आज हम दोनों ने एक साथ इकट्ठे कॉफ़ी पी है। वैसे आप कॉफ़ी अच्छी बनाती हैं। उसकी गुलाबी नज़रों में बदस्तूर हैरत थी। मैंने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। सालगिरह की वजह से आज तो आपसे खासी मसरूफियत होगी आपको। नो सर, उसने कहा, मेरे छोटे भाई की मौत भी 3 साल कबल आज के दिन हुई थी, इसलिए मैं अपनी सालगिरह नहीं मनाती। मम्मी मेरी खुशी की खातिर केक काट लेती हैं और बस। तो आपके डैड तो ज़रूर। मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं, वो आप दीदा हो गई। सिर्फ मैं और मम्मी 2 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। ओ आई एम सॉरी, मैंने उसके दुख में शरीक होने की खातिर कहा। मेरी बात से आपको दुख पहुंचा। कोई बात नहीं सर, जो किस्मत में होता है वो तो होकर रहता है। मुझे अफसोस हो रहा था कि मेरी वजह से उसके ज़ख्मों को ठेस पहुंची। मुझे उसकी ज़िंदगी के बारे में इल्म होता तो मैं सालगिरह का जिक्र ना छेड़ता। कमरे में खामोशी छा गई। फिर मैं गुफ्तगू का रुख बदलने के लिए कहने लगा, मिस्टर अमित के लिए ये मुनासिब होगा कि वो किसी ज़ाती मजबूरी की आड़ लेकर मुलाजमत खुद छोड़ दें, इस्तीफ़ा दे दें। यह नहायत अच्छा तरीका होगा, लेकिन इस बात पर उन्हें आमादा कौन करेगा? उसे खुद आमादा होना पड़ेगा। उसने इस बार खला में झांकते हुए बड़े यकीन से कहा, अगर उसने आज और इसी वक्त इस फैसले पर अमल ना किया तो आने वाला कल उसके लिए बड़ा दर्दनाक होगा। मैं अपने नशिस्त पर हक्का बक्का बैठ गया। मनवाला ने जिस अंदाज में वो बात की थी वो मेरे लिए हैरान कुन थी। कुछ देर पहले उसे अमित मेहता के बारे में मेरा फैसला सुनकर हैरत हो रही थी, और उसने दबी जुबान से ये भी कहा था कि अमित मेहता के जाने के बाद जो कमी पैदा होगी उसे भरना आसान नहीं होगा। अब वही बड़े एतमाद से कह रही थी कि उसे जाना होगा। मैंने मनवाला को गौर से देखते हुए दबी जुबान में पूछा, आप इस्तीफे वाली बात इस कदर यकीन से किस तरह कह रही हैं? इसलिए कि ये मेरा फैसला है और मैं अपने फैसले दूसरों पर मुसल्लत करने की ताकत रखती हूँ। यक लख्त उसने मेरी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि अमित मेहता इस वक्त टाइपराइटर पर बैठा मेरे फैसले की तामील में अपना रेजिग्नेशन टाइप कर रहा है। मैं मनवाला के लबों जैसे अंदाज़ा लगा रहा था कि वो जो कुछ कह रही है उसके पीछे कोई और ताकत है, लेकिन वो ताकत किसकी थी? कौन हो सकता था? जोगिया, रमेश या कोई तीसरी ताकत जो अभी तक मेरे सामने नहीं आई। मैं जिन हालात से दो चार था उसके पेश नज़र सब कुछ मुमकिन था। मेरा जहन फिर डोर का सिरा तलाश करने लगा। मेरी निगाहें मनवाला पर थीं, जो इस वक्त अपने बाप और भाई की मौत को भूलकर अपनी कुर्सी पर बैठी कॉफ़ी के घूंट ले रही थी, जैसे कि वो कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बल्कि मेरे बराबर की कोई कारोबारी शख्सियत थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। मेरे दिमाग में जोगिया और रमेश के नाम गड़बड़ होने लगे। कौन दोस्त था और कौन दुश्मन? मिस्टर दानिश, मेरे साथ दोस्ती करके देखो, मैं तुम्हें ऐसे जहानों की सैर कराऊंगी तुमने कभी ख्वाब में ही नहीं देखा होगा। सुन क्या रहे हो? ऐसे सुनहरी मौके बार बार नहीं आते। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सर पर वजनी हथौड़ा पूरी ताकत से मारा हो। मैं मनवाला की ज़ुबान से वो जुमले सुनकर सिटपटा गया, जिसका मफहूम इस पैगाम में भी मुज़मिर था, जो इसरार पेपर वेट गुम हो जाने के बाद मुझे सिगार बग से बरामद होने वाली चिट के ज़रिए मिला था। मनवाला का मुझे तुम कहकर बुलाना इस बात की निशानदेही कर रहा था कि कोई और ताकत उसे कंट्रोल कर रही थी। मेरे बजाय उसने खुद बेतकल्लुफ़ी का इजहार कर दिया। मेरे लिए एहतियात शर्त थी। किसी खुशफहमी या जल्दबाजी का शिकार होकर मैं किसी दुश्मन की चाल में फंस सकता था। मेरी नज़रें मनवाला पर जम गई। उस पर जो ताकत मुसल्लत थी वो यकीनन मेरे तअस्सुरात का जायज़ा ले रही थी। मैं अभी कुछ करने का इरादा या कहने का इरादा कर रहा था कि ऑफिस का दरवाज़ा खुला।
मैंने नजरें घुमाकर देखा, आने वाला अमित मेहता के सिवा और कोई नहीं था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। सॉरी सर, उसने एक नज़र मनवाला की तरफ डालकर कहा। मुझे शायद इस वक्त अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने नॉर्मल लहजे में कहा, क्या कोई खास काम है? उसके हाथ में दबे कागज को देखकर मैं समझ गया कि वो किस काम के लिए आया है। सर, मैं मुलाजमत से अपना रेजिग्नेशन पेश करने आया हूँ। उसने करीब आकर कागज मेरे सामने रख दिया। मैंने कनखियों से मनवाला की सिमत देखा, वो मुस्कुरा रही थी। आप इस फर्म के पुराने मुलाजिम हैं। मैंने कागज पर टाइप शुदा मजमून पर एक सरसरी नजर डालते हुए कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने इस कदर अचानक मुलाजमत से सुबकदोश होने का क्या वजह है? सर, मंच का जीवन भी किसी समुंदर के तरह है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसने सपाट लहजे में कहा। मेरे ऊपर भी कोई ऐसी मुश्किल आन पड़ी है कि जिससे मेरे मन की शांति में भूचाल आ गया है। मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। अगर आप चाहें तो छुट्टी भी ले सकते हैं। मैंने उसको फराख दिलाना पेशकश की। सर, मन शांत ना हो तो कोई सेवक तन मन धन से काम नहीं कर सकता, उसने बड़ी आजिज़ी से कहा। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मुलाजमत के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए, आपकी कृपा होगी। मैंने कहा, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ मालिक, अब मुझे जाना होगा, उसने हाथ बांध कर कहा। मैंने ज़्यादा इसरार मुनासिब नहीं समझा। इंटरकॉम पर कैशियर से रब्ता करके हिदायत की कि अमित मेहता का हिसाब चुकता कर दे और फर्म की जानिब से 1 लाख का बोनस भी दे दे। कहने लगा, मैंने आपका नमक खाया है सर, कभी इसकी कोई ज़रूरत पड़े तो याद कर लीजिएगा। वो हाथ मिलाने के लिए पलटा तो मनवाला ने उसे मुखातिब किया। मेहता जी, बास की तरफ मुझे आपके जाने का अफसोस है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। वो जाते जाते रुक गया, कहने लगा, जी कहिए। बास ने 2 दिन पहले आपके साथ अपने किसी दुश्मन की बात की थी, याद है आपको? मनवाला का लहजा पुरस्कार था। वो पलकें झपकाए बगैर अमित मेहता को देख रही थी। हाँ, लेकिन अमित मेहता, मेरी बात ध्यान से सुनो, मनवाला उसकी बात काटते हुए बोली। बास ने तुमसे राजदारी की जो बात की है तो वो अपनी खोपड़ी से खुरच कर साफ कर दो। तुम्हें अब कोई बात याद नहीं रहेगी। सिर्फ इतना याद रखना कि तुमने मिस्टर दानिश और उनके पुरखों का नमक खाया है। कभी नमक हरामी करने का ध्यान में मन में मत आने देना, वरना तुम्हारे परिवार के सारे लोग चुन चुन कर शमशान घाट पहुंचा दिए जाएंगे। तुम्हें कोई भी शक्ति शरण नहीं दे सकेगी। सुन रहे हो तुम? मैं तुम्हें क्या आज्ञा दे रही हूँ। इस कमरे से बाहर जाने के बाद तुम्हें बुद्धि कुमार के चाक से उतरे हुए किसी बर्तन बासन की अनुसार बिल्कुल साफ और कोरी हो जाएगी। तुम्हें यहाँ से बताए हुए समय की कोई बात याद नहीं रहेगी। अमित मेहता ने जवाब दिया, हाँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं सारी बातें भूल जाऊंगा। मिस्टर दानिश ने तुमसे अपने पिता की राम कहानी के सिलसिले में क्या कहा था? मनवाला ने पूछा। मुझे कुछ याद नहीं, मेहता ने किसी मासूम बच्चे की तरह कहा। मेरी आंखों और मेरी आवाज़ को याद रखना, मनवाला तहमक कमाना लहजे में बोली। मैं तुम्हें जब भी कोई हुक्म दूंगी तो तुम उसको अपना पालन अपना धर्म समझकर करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करूंगा। तुम उस समय से किस से बातें कर रहे थे? मुझे नहीं मालूम, मेहता ने मेरी हैरत को दो चंद करते हुए कहा। मैं इस समय केवल 2 सुर्ख आंखें देख रहा हूँ, किसी की आवाज़ भी सुन रहा हूँ। बोलने वाले का जिस्म मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं इन आंखों और आवाज़ को याद रखूंगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जवाब में अमित मेहता किसी रोबोट के अंदाज में पलटा और 90 तुले कदम उठाता दफ्तर से बाहर निकल गया। मैंने किसी ख्याल के तहत मनवाला को आवाज़ में मुखातिब किया। मेहता ने आज जिस जहनी दबाव के तहत इस्तीफा दिया है, इसके दूर होने के बाद क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? मनवाला ने मेरी तरफ देखकर कहा, नहीं, एक बात और भी मुमकिन है। मैंने दूसरे जाविये से कुरेदा। आज तुम्हारी ताकत ने उसे अपना मामूल बना लिया, कल कोई दूसरा उस पर हावी आ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसने फिर कहा। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहर गई थी। तुम जिस रवानी से हिंदी बोल रही थी, इससे यही अंदाजा हो रहा है कि तुम ज्यादा खोजने की कोशिश मत करो। वो मेरी बात काट कर बोली। जात पात, स्त्री और पुरुष के चक्कर में मत उलझो। जो कुछ चिट पर लिखा था केवल उसी पर अमल करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्या तुम जानती हो कि मेरे वालिद का कातिल कौन है? उन्हें किस वजह से सफली के नापाक अमल का निशाना बनाया गया? वक्त का इंतजार करो, उसने कहा। लेकिन तुम किस्मत के धनी हो जो मेरी पनाह में आ गए। जब तक मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी पूरी बात सुने बगैर कहा गया। फिर अचानक मैंने मनवाला की आंखों की सुर्खी गायब होते देखी। दूसरे ही लम्हे उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे मेरे दफ्तर में अपनी मौजूदगी की वजह जानने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसके सामने रखे हुए कप की तरफ इशारा किया और कहा, आपकी काफ़ी ठंडी हो रही है। तो वो संभल कर बैठ गई।
اس کی कैफियत में अचानक होने वाली तब्दीली इस बात की तर्जमानी थी कि जो ताकत उसे कंट्रोल कर रही थी अब उसके वजूद से अलग हो चुकी थी। मैंने अपने ख्याल की तस्दीक की खातिर मुस्कुरा कर कहा, मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपने बर्थडे पर घर आने की दावत दी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ वक्त निकाल सकूं। आप मेरे मुख्तसर से अपार्टमेंट में आना चाहें सर तो मैं इनकार नहीं करूंगी। उसने कहा, आज का दिन कभी मेरे लिए खुशगवार हुआ करता था, लेकिन छोटे भाई की मौत के बाद मैं अपनी सालगिरह के मौका पर सिर्फ अपने भाई की भूली बातों को याद करती हूँ और उनसे दिल बहलाती हूँ। मनवाला ने कहा, मेरी तलाह के लिए एक और बात बता दें। मैंने उससे बेजीद बेतकल्लफी से कहा, आज के दिन आपके अपार्टमेंट के बाहर नो विजिटर्स का बोर्ड तो नहीं लगा होता। मेरी बात सुनकर वो अपनी हंसी न रोक सकी। मैं उसकी मुस्कुराहट से फ़ायदा उठाकर कुछ और कहना चाहता था, लेकिन मेरे डायरेक्ट फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। वो जल्दी जल्दी काफ़ी ख़त्म करने में मसरूफ़ हो गई। मैं फ़ाखरा बोल रही हूँ। मेरी हेलो के जवाब में दूसरी जानिब से फ़ाखरा की आवाज़ आई, अभी मेरे मुलाजिम ने बताया कि आपने मुझे फ़ोन किया था। मैंने कहा, मैं आपकी खैरियत जानना चाहता था। अब आपका बुखार कैसा है? उसने कहा, पहले से बेहतर। फ़ाखरा ने कहा, कल शाम को आंटी भी देखने आई थी, शायद उनके कदमों की बरकत थी जो बुखार ख़त्म हो गया। अम्मी जान के साथ मेरा आने को दिल चाह रहा था, लेकिन उसने अपना जुमला छोड़ दिया अधूरा। लेकिन क्या? मैंने पूछा, ये सोचकर इरादा तर्क कर दिया कि अगर कहीं बुखार की शिद्दत में आपने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मैंने उसकी बात समझकर पूछा कि आपको ये ख़तरा कब से लाहक हुआ? वो कहने लगी कि इंसान पर बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। क्या आपको अंदाज़ा है कि 2 महीने इंतज़ार की कोफत बर्दाश्त करने वालों के शब रोज़ किस तरह गुजरते हैं? वो कहने लगी, दिन के बारे में तो नहीं कह सकती, अलबत्ता रात के सिलसिले में किसी नावल में पढ़ा था कि तारे गिनना वक्त गुजारने का बेहतरीन मशगला साबित होता है। मैंने पूछा, क्या आप भी इसी तजुर्बे से गुजर रही हैं? उसने कहा, जी नहीं, ऐसी नौबत नहीं आई। और इसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। मैंने मनवाला की तरफ देखा तो वो काफ़ी ख़त्म करके जाने के लिए पर तोल रही थी। मैंने जिस फाइल पर दस्तखत किए थे वो उसके हाथ में थी। मैंने कहा, इतनी जल्दी क्या है? वैसे मेरा ख्याल है कि आज आपको दफ्तर नहीं आना चाहिए था। अब भी वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा, आप चाहें तो घर जा सकती हैं। वो कहने लगी, जब तक आप दफ्तर में मौजूद हैं सर तो मैं भला सीट छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? किसी भी वक्त कोई ज़रूरी काम आ सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप मुझे दफ्तर से निकालने के बाद घर जाएंगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं एक अदना मुलाजिम हूँ सर, और आप बास हैं, मैं ये जुर्रत कैसे कर सकती हूँ? उसने संजीदगी से जवाब दिया, क्या बास अपने किसी मुलाजिम से हंसने बोलने का हक नहीं रखता? मैंने उसे सवालिया नज़रों से पूछा। मुलाजिमों के लिए यही बहुत है सर, उसने फिर कहा। फिर छोटे छोटे कदम उठाती चली गई। उसके जाने के बाद भी मैं उसके बारे में सोचता रहा और फिर फाइलें देखने में मसरूफ़ हो गया। शाम को ठीक 5 बजे मैं जाने के लिए खड़ा हुआ। मैं मनवाला की आदत से वाकिफ़ था। जब तक मैं दफ्तर में मौजूद रहता वो भी अपनी सीट से एक लम्हे को दूर नहीं होती थी। मुबादा के उसके चले जाने के बाद मुझे किसी अहम काम के सिलसिले में परेशान होना पड़े। नहायत फ़र्ज शनास थी। दफ्तर से उठकर मैं सीधा घर आया, माँ के साथ हस्बे मामूल नाश्ता किया। फिर 2 घंटे बाद लिबास तब्दील करके बाहर जाने के इरादे से निकला तो माँ ने रोक कर कहा, मैंने कल तुम्हें बेगम नफीस की मौजूदगी की वजह से अपने साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन तुम किसी वक्त मौका निकाल कर खड़े खड़े फ़ाखरा की इयादत कराना। मैंने पूछा, क्या फ़ाखरा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है? हाँ, बस मौसमी बुखार है, माँ ने कहा, ज़्यादा फ़िक्र की बात नहीं। मैंने कहा, फिर भी हाँ, तुम्हारा जाना ज़रूरी है। मेरे सिलसिले में कोई बात निकली थी क्या? हाँ, माँ के चेहरे पर शफक की सुर्खी ने ममता की मुस्कुराहट ले ली। मेरी बलाएं लेते हुए बोली, मैंने बातों बातों में बेगम नफीस से शादी के इल्तवा का शिकवा किया तो उन्होंने अजीब बात बताई। मेरे अंदर फिर तजस्सुस आ गया। क्या बताया उन्होंने? मेरा ख्याल है कि बेगम नफीस ने मुझसे गलत बयानी नहीं की थी, बल्कि उनके एक वाकिफ़कार ने उन्हें लंदन में किसी अजीज़ की मौत की गलत इतला दी थी। मैंने चौंकते हुए पूछा, मैं समझा नहीं। किसी करीबी वाकिफ़कार को मौत की गलत इतला देने की क्या ज़रूरत थी? अरे भाई, कुछ लोग जाहिल इस किस्म का भोंडा मजाक करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमसे अपनी मजबूरी का तज़किरा करने के बाद जब बेगम नफीस ने उन साहब के घर जाकर अफसोस किया तो मौसूफ ने सिरे से ये बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने किसी की मौत की इतला दी थी। बाद में बेगम नफीस को लंदन फ़ोन करके तस्दीक करना पड़ी तो यही मालूम हुआ कि वो ज़िंदा हैं। वालदा ने मुझे तफसील बताते हुए कहा। बेगम नफीस मुझसे शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी।
और अब उन्होंने सारे फैसले का इख्तियार मुझे दे दिया है। मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। जोगिया ने कहा था अगर मैंने वालिद साहब की मौत के ज़िम्मेदारों का सुराग लगाए बगैर शादी की तो फाखरा की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी, जिसका गम मेरे वालिदा की सेहत पर भी बुरी तरह पड़ सकता है। हो सकता है कि जिस शख्स ने बेगम नफीस को लंदन वाले अजीज़ की मौत की इतला दी हो, उसका जहन भी किसी वक्त उसी ताकत के ज़ेरे असर हो। फाखरा की फ़ोन कॉल और मिस मनवाला की मिसाल भी मेरे सामने थी। अमित मेहता जिसने अपना इस्तीफ़ा पेश किया वो भी हैरानकुन था। माँ ने मुझे खामोश देखकर कहा, तुम किस सोच में गुम हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब चूंकि सारे फैसले का हक आपको है, इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि 2 महीने तक इस मौजू को ना छेड़ा जाए। माँ ने कहा, वो क्यों? दरअसल शादी के इल्तवा के सिलसिले में मैं कुछ दोस्तों को सूरत हाल से आगाह कर चुका हूँ, इसलिए। माँ ने मेरी बात से इत्तफाक करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मतलब समझ रही हूँ। तुम्हारी बात ठीक है, मैं 2 महीने और इंतज़ार कर लूँगी, लेकिन शादी की तारीख बस हफ्ते में बेगम नफीस से मिलकर तय कर लूँगी ताकि ज़रूरी रसूमात का इंतज़ाम हो सके। मैंने कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी। मुस्कुराता हुआ मैं बाहर आ गया, जहाँ मेरा ड्राइवर कार के पास पहले से मौजूद था। मैं ये वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि वालिद साहब की पुरअसरार मौत के बाद मैंने माँ के बेहद इसरार पर एक नौजवान ड्राइवर भी रख लिया था, जो शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक की ड्यूटी सर अंजाम देता। ड्राइवर होने के साथ साथ वो मेरा बॉडीगार्ड भी था। चनाचे वो ड्यूटी के दौरान हमेशा मुसल्ला रहता, यानी उसके पास असला होता। गाड़ी मेरी कोठी से निकली तो मैंने ड्राइवर को सिविल लाइन्स एरिया के बाजार चलने की हिदायत की, जहाँ हर चीज़ महंगी मगर अच्छी मिलती थी। वालदा की ज़बानी शादी की बात सुनकर मेरे जहन में जोगिया और रमेश के नाम गड़बड़ होने लगे। जोगिया एक बार सामने आकर गायब हो गया, जबकि रमेश ने या किसी ने रमेश बनकर सिर्फ फ़ोन पर बात की थी। मैं इकरार कर चुका था कि फाखरा मुझे पसंद थी। उसके साथ शादी करके मैं खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन मैं उसकी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकता था। माँ की जान को भी ख़तरा था। ड्राइवर ने गाड़ी सिविल लाइन्स के कमर्शियल एरिया में ले जाकर रोकी तो मैं ख्यालात झटक कर नीचे उतरा। 2-4 दुकानों पर चक्कर लगाने के बाद मैंने मनवाला के लिए हीरे जुड़े सलीब के निशान वाला एक कीमती नेकलेस खरीदकर गिफ्ट पैक कराया। फिर उसकी रिहाइश की तरफ चल पड़ा। उसका पता मालूम करने के लिए मतलूबा बिल्डिंग तलाश करने में कुछ मुश्किल नहीं आई। ड्राइवर को मैंने गाड़ी में रहने की ताकीद की और ख़ुद इमारत में दाखिल हुआ, जहां ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक बोर्ड पर अंदर रहने वालों के नाम, फ्लैट नंबर और फ्लोर नंबर दर्ज थे। मैं लिफ्ट के ज़रिए तीसरी मंजिल पर पहुंच गया, जहां फ्लैट नंबर 22 पर मिस फ्लोरा मनवाला की नेम प्लेट मौजूद थी। मैंने आगे बढ़कर कॉल बेल दबाई। 1 मिनट के बाद एक अधेड़ उम्र ने दरवाज़ा खोलकर मुझे घूरा। शक्ल के लिहाज से मेरी लेडी सेक्रेटरी की मां लग रही थी। बज़ाहिर वो औरत नेक सीरत और मिलनसार थी, लेकिन मेरे हाथ में गिफ्ट देखकर उसकी पेशानी पर शिकने आ गईं। वो मेरे नाम और शख्सियत से नावाकिफ़ होने के बावजूद मेरे आने का मतलब जान लग गई। मैंने महज़्ज़ब अंदाज में कहा, मुझे मिस मनवाला से मिलना है। उसने मुझे घूरते हुए कहा, आपका नाम? मैंने कहा, दानिश कबीर। ओ, तो आप हैं दानिश कबीर। आई एम सॉरी मिस्टर दानिश, मैंने आपको पहली दफ़ा देखा है, इसलिए मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन बेबी अक्सर आपका जिक्र करती है। उसने मेरे लिए रास्ता छोड़ते हुए कहा, आप बाहर क्यों हैं, अंदर आइए। मैं उसके साथ पहले कमरे से गुजरकर दूसरे कमरे में गया तो मिस मनवाला मुझे एक मेज़ के तरफ रखी 4 कुर्सियों में से एक पर बैठी नजर आ गई। सालगिरह के दिन के लिहाज से उसने बहुत सादा लिबास पहन रखा था। मेज़ पर दरमियान में एक केक मौजूद था, जिसके ऊपर एक मोमबत्ती रोशन थी। मनवाला बड़े उदास बैठी थी। उसके चेहरे पर किसी किस्म का मेकअप नहीं था, फिर भी वो हसीन लग रही थी। मैं दरवाजे पर रुक गया। उसकी माँ ने उसे पुकारा, देखो तो आज हमारे घर कौन आया है। उसने मुझे देखा और एकदम से तेजी से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में तैरने वाली नमी में खुशी के चिराग जल उठे। सर, आपने बिला वजह जहमत की, वो मेरे करीब आते हुए बोली। क्या आप मुझे बैठने की दावत नहीं देंगी? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सॉरी सर, आइए। बेटी, तुम मिस्टर दानिश से बात करो, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, उसकी अम्मी ने कहा। मैंने खुशी से कहा, आपकी अम्मी ने आपका नाम मीनू बड़ा खूबसूरत रखा है, क्या मैं आपको मीनू कहकर बुला सकता हूँ? जी सर, क्यों नहीं, थैंक्स। मैंने उसकी आंखों में दूर तक झांकते हुए गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया। आपकी सालगिरह के मौके पर एक छोटा सा तोहफा, उसने दर्द भरे लहजे में कहा। आपने बिला वजह तकल्लुफ़ किया। मैं आपको बता चुकी हूँ कि छोटे भाई की मौत के बाद से
मैंने कहा प्लीज़। मैं दोस्ताना अंदाज में उसकी बात काट कर बोला, खुदा को जो मंजूर था वो हो गया। इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इतने में उसकी अम्मी कॉफ़ी बनाकर ले आई। मैंने कहा मुझे अफसोस है कि मैं बगैर किसी दावत के आपके पास आ गया। मनवाला ने मेरी खुशी की खातिर गिफ्ट पैक खोला तो उसकी नज़रें एक लम्हे को नेकलेस देखकर चकाचौंध हो गई। उसने मेरा तोहफा अपनी मम्मी को दिखाया तो वो मध्यम आवाज़ में बोली, आप हमारे गरीब खाने पर आ गए, यही काफ़ी है। इतना महंगा तोहफा लाने की क्या ज़रूरत थी। खुदा का शुक्र है कि आपने मुझे प्यार से बुलाया, वरना कुछ लोग तो अभी तक इस बात पर खफा हैं कि मैंने यहाँ आने की जुर्रत क्यों की। मैंने मनवाला की तरफ देखकर कहा तो उन्होंने ताज्जुब से पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या यहाँ बिल्डिंग के किसी रहने वाले ने आपसे कुछ कहा? मैंने कहा नहीं जी, किसी गैर ने ऐसी बात की होती तो मुझे दुख ना होता, मगर कोई अपना ही दुश्मनी पर उतर आए तो फिर क्या कहे। आपका क्या ख्याल है? किस सिलसिले में? मनवाला की मम्मी ने बदसूर हैरत से पूछा तो मनवाला हंस पड़ी। आपको इतनी कीमती तोहफा नहीं देना चाहिए था सर। मैंने उसे छेड़ने की खातिर कहा, अभी कुछ और भी रह गया है तो कह डालो। आपके घर पर बैठा हूँ, जितना जी चाहे बुरा भला कह लो। मनवाला की अम्मी ने कहा, मिस्टर दानिश, मुझे खुशी है कि मेरी बच्ची आप जैसे इंसान के पास जॉब करती है। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? उसकी मम्मी ने आजिज़ी से कहा, अगर आप काफ़ी पिए बगैर चले गए तो मैं यही समझूंगी आपने हमें किसी काबिल नहीं समझा। आप भी तो मुझे बेटा समझने के काबिल नहीं समझ रही। मैंने शिकवा किया, बार बार मिस्टर दानिश कह रही हैं। अरे बेटा, मनवाला की मम्मी की आवाज़ फरते जज्बात से भर आई, यू आर रियली ग्रेट, खुदा आपको हमेशा खुश रखे। मैंने जवाब में आके बढ़कर मनवाला की मम्मी को गले लगाया तो उनकी आंखें खुशी से चमकने लगी। फिर महफिल का रंग बदल गया। मेरे इसरार पर मनवाला ने ना सिर्फ केक काटा बल्कि मेरे कहने पर उसने मेरा नेकलेस भी गले में डाल लिया। 1 घंटे की बेतकल्लुफ़ी की फिजा हमवार करने के बाद मैं जाने के लिए उठा तो दोनों माँ बेटी मुझे बाहर छोड़ने आई। मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगी, मनवाला ने दबी आवाज़ में कहा। मैं यहाँ तुम्हारा बास नहीं हूँ। मैंने इस बार उसे तुम कहकर मुखातिब किया। कोई दरख्वास्त पेश करनी है तो दफ्तर में आ जाना। मैं भी यही गुजारिश करूंगी कि दफ्तर में मेरा और आपके दरमियान बास और मातहत का फ़र्क बरकरार रहे तो अच्छा होगा। मीनू ठीक कह रही है बेटा, उसकी मम्मी ने कहा। लोग दिलों में झांकने की कोशिश नहीं करते, बात का बतंगड़ बना लेते हैं। हम आज़ाद ख्याल ज़रूर हैं, लेकिन अब बदनी बदनामी से हर शरीफ आदमी को डर लगता है। तुम भी मेरी बात से इनकार नहीं करोगे। अगर आप भी सिफारिश कर रही हैं तो मैं मीनू की दरख्वास्त पर ज़रूर गौर करूँगा, मैंने संजीदगी से कहा। फिर मुस्कुराता हुआ लिफ्ट से नीचे उतर आया। मुझे अपने मकसद में नाकामी नहीं हुई। मैंने फ़ाखरा की ज़ुबान में मौसूल होने वाली कॉल पर अमल करते हुए मनवाला से फ्लर्ट का आगाज़ कर दिया और अमित मेहता से भी छुटकारा हो गया। लेकिन इन बातों का मकसद क्या था? वो कौन था जो मेरी मदद करना चाहता था? इस हमदर्दी की आड़ में उसका क्या मफाद था? जिसने रमेश के नाम से मुझे कॉल की थी, उसकी असलियत क्या थी? वो वाकई रमेश था या उसने महज अपनी मालूमात की बिना पर रमेश का नाम इस्तेमाल किया? उसने मुझे दोबारा रूपनगर का रुख ना करने का मशवरा क्यों दिया था? ये भी कहा था कि मैंने जो और कुछ रूपनगर में देखा है उसे जहन से भुला दूं, वरना मेरी माँ कोई जानलेवा हादसा पेश आ सकता है। इस धमकी का मकसद क्या था? क्या रूपनगर में कोई ऐसा सबूत मौजूद था जिसे हासिल करने के बाद मैं अपने बाप के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाता? अगर वो शैतानी कुव्वतों के मालिक थे तो फिर मुझसे डरते क्यों थे? मेरे जहन में कई सवाल गर्दिश कर रहे थे। मैं पिछली नशिस्त पर सर सीट से लगाए आंखें बंद किए बैठा अब तक पेश आने वाले पुरस्रार वाक़यात के ताने बाने जोड़ने में मसरूफ़ था, जब एक पुरशोर धमाके की आवाज़ के साथ ही मैं उछलकर उड़ता हुआ डैशबोर्ड से इतनी ज़ोर से टकराया कि मेरी खोपड़ी में कई सूरज यखलक तलू होकर यक्के बाद दिगरे गरूब होते चले गए। फिर मेरा जहन गुप्त अंधेरों में डूब गया। मुझे किसी बात का होश नहीं रहा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।